नमक और हल्दी लगा के वो भी उन्होंने करना। इसी तरह से गंदू में भी कोई पत्ते शत्ते डालते थे, नीम के पत्ते। तो हमें ऑर्गेनिक की तरफ आना है और इस चीज़ को देखना है। तो ये इतना अच्छा इन लोगों ने आपको अल्टरनेट बताया। रास्ते में अभी डॉक्टर साहब का मैं नाम भूल गई, तो उनसे मैं कहती, मैंने कहा यार ये जोन के हिसाब से अगर हम लोग फार्मर्स को गाइड करें कि इस एरिया में सिर्फ हमने यही लगाना है, नॉट देखिए उसमें कितना ये बात करे। तो साथ ही मैं सोच रही थी कि मेरे वहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी मेरे घर के बाहर बहुत सारे सनफ्लावर वैसे ही लगे हुए। मैंने कहा यार मैं ऑर्नामेंटल लेकर आई थी छोटे छोटे से, वो इतने इतने ऊंचे, मैंने ऐसे फेंक दिए, उठाए उतारे, और जब वो ख़राब हो गए तो फेंक दिए बाहर। और वो वहाँ पे कितने ही लगे हुए हैं, और ये यहाँ पे यू सर्च बिल्कुल करीब है उसके, और वहाँ पे ऑर्नामेंटल प्लांट से हनी भी 1 किलोमीटर तो दूर नहीं है, नज़दीक ही है। और जब वो यहाँ पे आएंगे डेफिनेटली उसमें कोई इन्फेक्शन और कोई इस तरीके से बीच में मिक्सिंग तो होगी। तो ये हमें चीज़ें देखनी हैं और सोचनी हैं। तो जैसे कि मेरा एक रिकमेंडेशन है कि जब हम इंटरेक्ट करें तो हम इसकी न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमें 33% अपनी डाइट का लेना ही है ऑयल, हमने ऑयल बंद ही करना। जब डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे थे ना घी बंद, शुगर बंद, ये बंद, वो बंद, तो उस वक्त दिल को बड़ा वो होता है कि यार ये सारियाँ शेमा क्यों बंद कर रहे हैं। जब शौक साहब कभी आते मैंने कहती ये लो, ये कहते नहीं मैंने इतने खाना है। और हमें बैलेंस लेना है डाइट में, हर चीज़ बैलेंस लेनी है, रोकनी कोई चीज़ नहीं, क्योंकि उसकी डेफिशिएंसी जैसे मैंने कहा एसेंशियल फैटी एसिड्स बीच में होते हैं, तो हमारी वो डेफिशिएंसी शुरू हो जाएगी क्योंकि हमने खाना बंद कर दिया है। तो इसलिए आपने इसकी तरफ फोकस करना है। और मुझे मैसेज भी आ गया करने को, तो बहुत ज़्यादा बोल लेती, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे मैं स्टॉप करूँ अपनी टॉक। और उम्मीद है कि ये सेशन हमारे फार्मर्स को, क्योंकि मैं आउटरीच प्रोग्राम करती रही हूँ, यही बिग गैप है हमारे आउटरीच प्रोग्राम में। इंटरेक्शन इज़ अ बिग गैप, क्योंकि इंडस्ट्री का लाइसेंस, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का लाइसेंस, फिर गवर्नमेंट का और रिसर्चर का और फार्मर्स का बहुत गैप है। अगर हम लोग ये किसी तरीके से एक दूसरे की एक्सेप्टेबिलिटी कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कहीं दूर नहीं है कि हम हर चीज़ में अपनी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा, नॉट ओनली इन लाइफ स्टॉक, आल्सो दी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। शुक्रिया बहुत। Thank you, ma'am. Ladies and gentlemen, may I thank you very much for attending this seminar. Now, to end up this gathering, I would like to call Dr. Abid Mahmood, Chief Executive Park, for the concluding remarks. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तारिक साहब को, डायरेक्टर IC और इनकी टीम को मुबारकबाद पेश करूंगा कि इन्होंने ये बहुत अच्छा एक सेमिनार मुनक्कद किया, जिससे बड़ी हम सबको बड़ी मालूमात हासिल हुई और बहुत सी जो नई चीज़ें हैं वो सुनने को मिली। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह आइंदा भी ये ख़ास तौर पे ये जो सीड प्रोडक्शन है इसके ऊपर इस तरह सेमिनार मुनक्कद करते रहेंगे। और ये जो अभी बात हो रही थी कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, तो इस साल जिन लोगों ने ये IC लगाई है, खास सरसों लगाई है या सनफ्लावर लगाया है या बाकी जितनी भी क्रॉप्स हैं, तो मैं समझता हूँ कि आइंदा सालों में इंशाल्लाह इसकी जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अगले साल लोग ज़्यादा ये सूरजमुखी भी लगाएंगे और कनोला, सरसों ये भी लगाएंगे। बड़े अच्छे रेट मिल रहे हैं और जिस तरह तेल का रेट, घी का रेट बढ़ रहा है, मैंने खुद हमारी थोड़ी सी ज़मीन है लैया में, मैंने इस साल लगाई थी, ये सरसों लगाई थी, तो इन्हीं की वैराइटीज़ हैं जो ये अभी बता रहे थे सरसों की। तो कुछ खेतों से 30 मन फी एकड़ पैदावार भी आई है, वैसे 22 मन 23 मन पैदावार आई है और 6100 रुपये के मन बिका है वो। तो 5500, 5600, 6000 तो आम रेट रहा है इस दफ़ा। तो मैं समझता हूँ कि ये रबी में एक बहुत प्रॉफिटेबल क्रॉप बन रही है। अगर 20 मन पैदावार भी लगाएं और 6000 रुपया या 5000 रुपया भी लगाएं तो ये 1.25 लाख रुपया तकरीबन, और ख़र्चा इस पर बहुत कम आता है। दूसरा ये है कि इससे आपका खेत जो है वो जल्दी खाली हो जाता है, उसमें आगे कपास लग सकती है, बाकी जो फसलें हैं वो लग सकती हैं। अभी जो ये बता रहे थे कि इसको दिसंबर में काश्त करें, तो ये और अच्छी बात है अगर ये इस तरह। अब मुझे नहीं पता कि ये कितने साल का इनका ये ट्रायल है, कितने साल की है ट्रायल आपने इस पर? दिसंबर 3 साल हो गए हैं। तो फार्मर फील्ड में भी किया कोई?
हैं? सोइंग डेट अच्छा, तो इसके ऊपर वो फ्रास्ट तो नहीं नुकसान करता फिर जब जनवरी में फ्रास्ट आ जाता है तो? हैं? नहीं होता है हैं? उधर बहुत ज़्यादा। ये देख लें इसको। हाँ जी, हाँ 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 हाँ, सही बात होगी बस। ठीक, तो अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं तो मैं समझता हूँ कि ये आफ्ताब साहब ने, जिस तरह आफ्ताब साहब ने भी बड़ा, ये ऑयल सीड पहले ये हमारे डायरेक्टर थे, इन्होंने भी बड़ी मेहनत की है, तो साइंसदान तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने बड़े अच्छे हाइब्रिड बनाए हैं। तो अब मसला यही था कि इसका सीड प्रोडक्शन कैसे की जाए, तो अब ये सीड प्रोडक्शन भी शुरू हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये आइंदा सालों में कोई ऐसा कोई तरीका निकल आएगा कि ये अपनी लाइंस जो हैं वो जो कंपनियां सीड बनाना चाहती हैं उनको दें, और फिर वो कंपनियां जो सीड बना के जो हैं लोगों को दें। तो प्रोडक्शन के लिहाज से तो मैं ये पिछले साल, इस साल तो नहीं इनके कोई ट्रायल देख सका, पिछले साल, उससे पिछले साल मुख्तलिफ ट्रायल जो हम कंपैरिजन में लगाते हैं, जो बाहर से हाइब्रिड आ रहे हैं सनफ्लावर के और जो पाकिस्तान के इनके हाइब्रिड हैं, तो इनकी यील्ड बिल्कुल उन जैसी है, बल्कि जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जिस तरह अब ये गर्मी ज़्यादा हो रही है तो उसमें उनसे बेहतर पैदावार आ रही है। तो ये प्राइवेट सेक्टर का भी सारे इधर बड़े जो हैं वो अच्छी कंपनी के जो हैं नुमाइंदे और मालकान बैठे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये फेडरल लेवल के ऊपर जो प्लांट ब्रीडर राइट एक्ट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में आप किरदार अदा करें। गवर्नमेंट अपने तौर पे, ये अदारे तो बेचारे ये क्या करेंगे, साइंसदान तो अपनी ड्यूटी, जिस तरह इन्होंने तो अपने हाइब्रिड बना दिए, लाइनें बना दी, टेक्नोलॉजी दे दी, आपके पास लगा दिया। लेकिन सही बात है, मैं तो हर मीटिंग में ये कहता हूँ कि आप अब गवर्नमेंट जो है वो रोक रही है साइंसदानों को कि आप काम ना करें। इसलिए रोक रही है कि 2016 में सीड जो प्लांट ब्रीडर राइट एक्ट पास हो गया, तो अब 2022 है, तो कौन सा पाकिस्तान का कानून है जो 6 साल किसी पे अमल ही ना हुआ हो, किसी ने सोचा भी ना हो कि इस पे अमल करना है। तो फ़खर इमाम साहब इधर आए थे, मैं उधर इस्लामाबाद में जाता था, मैं उन्हें यही कहता था, मैं कहता था कि इस पे अमल करवाएं, अब क्या मसला है, आप तो एक दिन एक्ट पास करते हैं, अगले दिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है, रोज़ हम टीवी पे सुनते हैं। तो इसको तो 6 साल हो गए, तो आपने अभी तक सोचना भी नहीं शुरू किया कि ये साइंसदानों को कोई 1 रुपया नहीं किसी साइंसदान को मिला। तो ये साइंसदान इसके बावजूद अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर प्राइवेट सेक्टर इसमें आगे आएगा, इनके रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, इनके जो तलकात भी ज़्यादा हैं, तो ये उनको कहें कि ये इन्हीं का फ़ायदा है, आप लोगों का इसमें फ़ायदा है। क्योंकि बाहर से सीड तो 2-4 लोग मंगवा रहे होंगे, 5 मंगवा रहे होंगे, 10 मंगवा रहे होंगे। तो अगर ये लाइन मेज़ है, इस तरह मेज़ के भी बहुत अच्छे हाइब्रिड्स हैं, ऑयल सीड के हाइब्रिड हैं, इसी तरह सब्जियों में जो हाइब्रिड अब बन रहे हैं, हमारे वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो, बाकी सारे जहाँ भी ये जितने भी क्रॉप्स हैं जहाँ पे भी हाइब्रिड बन सकते हैं उसमें ये बनाए जा रहे हैं। रुकावट सिर्फ यही है कि अब ये हाइब्रिड जो पिछले ये बता रहे थे अभी, जिसका कंपैरिजन तो मेरे ख्याल 5-5, 6-6 साल हो गए उनको बने हुए, लेकिन उसका सीड नहीं जा सका, इसलिए कि साइंसदान को उसकी रॉयल्टी नहीं मिलती। तो साइंसदान अरमान अपनी ड्यूटी पूरी करके बना के बैठा हुआ है बस। तो अगर ये सब लोग, शाह साहब बैठे हुए हैं, शाह साहब की बड़ी पहुंच है ऊपर तक, इसी तरह बाकी जितने भी लोग हैं, तो ये सब लोग इसको गवर्नमेंट को कम से कम ये मजबूर करें कि ये प्लांट ब्रीडर है। अब गंदम का बीज बना रहा है प्राइवेट सेक्टर, तो पैसे कमा ही रहा है ना, बाकी चीज़ों के जिसका सीड बना रहा है, ये चावल बासमती के जितने हैं तो पैसे कमा ही रहे हैं ना, करोड़ों में अरबों में कमा रहे हैं। तो साइंसदानों को जब पैसे नहीं देंगे तो साइंसदान सीधी बात है उस कर तो रहे हैं काम, लेकिन उस दिल लगी से काम नहीं करेंगे जिसकी ज़रूरत है। तो इसलिए ये मुल्क का भी फ़ायदा है, कंपनियों को भी फ़ायदा है सबका, कि इसको करें। और ताकि जिस तरह अभी ये डायरेक्टर साहब फरमा रहे थे कि MOU हम साइन करें, MOU तभी साइन करेंगे इसका कोई सिस्टम बनेगा तो जो है। तो ये चीज़। दूसरा ये न्यूट्रिशन की अभी बात हो रही थी, तो हमारे यहाँ अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट में कोई भी फसल जो है वो बनती है, कोई भी किसी चीज़ का बीज बनता है, तो उसकी, मैडम ये आपके सुनने वाली बात है,
تو جو بھی ویرائٹی بنتی ہے، جو بھی سیڈ بنتا ہے، اس کی